आज की इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें देखेंगे मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि इस टॉपिक का ये पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप या फिर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में अपने साथ रखना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी 115 करोड़ रुपए का। ठीक है, 115 करोड़ रुपए का जो कि स्वर्ण स्टॉक हमेशा रखना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर में चुनना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट्स दिए गए, इन तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो कि करेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहला बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करना है। तो यह शीर्ष बैंक बिल्कुल सही कि इसे केंद्रीय बैंक माना जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट ये कि यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। कौन सा जो है वो भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताता कि जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीति को बनाता है और लागू भी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले जो भारतीय स्टेट बैंक था, एसबीआई था, इसका नाम क्या था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। तो हम लोगों ने देखा था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1921 में स्थापित हुआ था, और इसी का जब राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा तो उसको एसबीआई कर दिया गया था 1955 में, यानी कि 1955 में, जो कि किस समिति के सिफारिश पे कह सकते हैं कि गोरेवाला समिति के सिफारिश पे 1955 में एसबीआई कर दिया गया था। क्लियर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। किस तरह का ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था, जो कि पार्ट 1 में शायद 2 में मैंने आपको बताया था। तो देखिए, भूमि विकास बैंक किसानों के जो ऋण उपलब्ध कराता है वो किस तरह के, तो दीर्घ अवधि के लिए, ठीक है, लंबी अवधि के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसके साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसके साख पर सृजन पर क्या प्रभाव होगा। तो सही आंसर क्या, वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वृद्धि। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। तो फिलहाल देखिए, बात करें कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो मैंने आपको बताया भी, पहले भी हम लोगों ने देख चुका था, इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। और 1982 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो आपको पता है कि 1980 से 85 तक जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना था। तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी को। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली की विशेषता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मिश्रित। ठीक है, मिश्रित बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि सरकार, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक, तीनों के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है। नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है, आपको पता है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए। अच्छा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों का कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, अकाउंटिंग ईयर जो है वो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और अगर हम बात करें कि अप्रैल से मार्च, तो हमारे भारत का जो वित्त वर्ष होता है उसको कहते हैं अप्रैल से मार्च तक का होता है। लेकिन रिजर्व बैंक की जो बात करें तो जुलाई से जून, ये पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जानी जाती है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जानी जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर तो क्या है, ऑप्शन ए को हम टिक कर सकते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया का पहला जो केंद्रीय बैंक था 1656 ईस्वी में स्वीडन में, जो कि रिक्स बैंक के नाम से स्थापित हुआ था। ठीक है, रिक्स बैंक। लेकिन इसके बाद 1664 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और इसी को कहा जाता है केंद्रीय बैंकों का जननी। ठीक है, केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जाना जाता है। और आपको पता है कि भारत में जो आरबीआई का जो गठन हुआ था 1935 में, किस कमीशन की सिफारिश पे, तो ये भी आप याद रखेंगे, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे, जो कि 1935 में इसकी स्थापना हुई और इसे केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कह सकते हैं 1949। ठीक है, 1949। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कि केंद्रीय बैंक कौन सा जो कि कार्य नहीं करता है, केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है कि केंद्रीय बैंक यानी कि जो कि आरबीआई हो गया, आरबीआई में हम क्या कर सकते हैं कि जनता से जमा स्वीकार करना, ये नहीं कर सकता है। ठीक है, वो वाणिज्यिक बैंकों का कार्य होता है, ना कि आरबीआई का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कि रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं के रुपए में परिवर्तन करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि जो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम जो कि भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, ये अवस्थित था कहाँ पे। मैंने आपको पार्ट 1 में ही इसके बारे में बताया था, भूमि विकास बैंक के बारे में, जो कि आपको पता है ऊपर हम लोगों ने देखा था, जो कि किसानों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, और इसकी स्थापना सबसे पहले 1920 में की गई थी, कहाँ पे, पंजाब के झांग में। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लेकिन ये उस वक्त इतना प्रचलित नहीं था। 1929 में जब इसकी स्थापना चेन्नई में की गई थी, तब ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्रगतिशील रहा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी अधिनियम पारित हुआ था, बताइए कि सेबी अधिनियम पारित कब हुआ था। सेबी अधिनियम 1992। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे 1992। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है, उत्पादक जो कीमत सूचकांक मापता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण बताइए क्या होता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, साथ साथ मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरता है। यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या सही होना चाहिए, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट्स ये है कि शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ही कथन करेक्ट है, इसलिए 1 और 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो भारत में कृषि के लिए तो जो नाबार्ड है वो कृषि के लिए कार्य करता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि आंतरिक व्यापार संबंधित है, बताइए कि आंतरिक व्यापार संबंधित है।
देखिए यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है, काफ़ी अच्छे तरीके से बारीकी से क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन किए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे? तो करेक्ट आंसर है शेयर बाजार से। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर बाजार से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? देखिए कई सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको घुमा फिरा करके पूछे गए, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे। क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें, यानी कि कौन किस आधार पे जो कि गठन हुआ था उसका यहाँ पे आपको मैच करना है, किस तरह से जो कि अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो कब क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये कब हुआ था? 1969 में। सेकेंड नंबर पे क्या है? एसबीआई। सेकेंड नंबर पे एसबीआई की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955, ऑलरेडी ऊपर में देखा था। थर्ड में क्या है? आरबीआई की जो कि राष्ट्रीयकरण, तो इसके बारे में लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, 1949। और फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट पे एलआईसी यानी कि 1956। अब हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर, तो 3 नंबर सबसे पहले, 49 के बाद 55 यानी कि 2। देखिए यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 55 के बाद 56, 4 और 1, ठीक है। 32, 41 करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में, ठीक है, यानी कि 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, आईबीए से तात्पर्य है बताइए। आईबीए से क्या तात्पर्य, यानी कि आईबीए का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखना है क्या होगा। देखिए आईबीए का फुल फॉर्म हम यहाँ पे कह सकते हैं, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1946 को की गई थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? और ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछा गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपको भी ये चीज़ तो पता ही होगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? और ये भारत का ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एनएसई की स्थापना की संस्कृति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्कृति 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी? और वो समिति का नाम है क्या? फेरवानी समिति, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए फेरवानी समिति। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, बताइए कि इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? देखिए इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति कंपनी के अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयर खरीद या फिर बेच करके गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाता है, उसको हम लोग कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग, यानी कि शेयर बाजार से प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन को कहते हैं। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज के ये 30 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मुझे लगे कि इसमें और भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो वो एक और पार्ट हम ला देंगे। अदरवाइज हम कोशिश ये करेंगे कि इकोनॉमिक्स को बहुत जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि हम और भी जो कि टॉपिक्स हैं जो कि अभी और भी हमारा जो पॉलिटी बचा है उसको हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।